खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की आंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची। ईडी ने उनके भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी की है। बघेल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। बताते चले कि आबकारी घोटाला 2100 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ का हो गया है। ईडी ने होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के ठिकाने पर भी छापा मारा था, जिनके पूर्व मुख्यमंत्री से करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने अपनी रणनीति मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आगामी 19 जुलाई को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें संसद के भीतर एकजुट विपक्ष की रणनीति और सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक का आयोजन वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर किया जाएगा। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एसपी, एनसीपी, एसपी, लेफ्ट दलों समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। हालांकि आप और टीएमसी की भागीदारी को लेकर संशय बना हुआ है। ये बैठक न सिर्फ संसद सत्र की रणनीति तय करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है, बल्कि ये भी तय करेगी कि इंडिया गठबंधन विपक्ष की ताकत और एकजुटता का प्रतीक बन पाएगा या नहीं। राजधानी रांची में स्मार्ट सिटी बन रही है। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि रैयतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस मुद्दे पर उन्होंने आइडियल एक्सप्रेस के संवाददाता सौरभ रॉय से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। झारखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस पार्टी के उपनेता सह खिजड़ी विधानसभा के विधायक राजेश कश्यप चर्चा में बने हुए हैं। जी हाँ, इन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर ग्रामीणों के पक्ष में अपनी बात को बुलंदी से रखा है और कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा किस प्रकार से कांग्रेस कोटे से जो मंत्री है उनके कार्यशैली पर भी नाराजगी इन्होंने जताई थी। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए राजेश कश्यप जी मौजूद है। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आइडियल एक्सप्रेस में। धन्यवाद। दादा, पहला प्रश्न होगा, जो स्मार्ट सिटी का मुद्दा आपने उठाया है, यह कहीं ना कहीं ग्रामीणों से जुड़ा एक मुद्दा है, लेकिन सवाल है ये उठ रही है कि आप लोगों की सरकार है, मुख्यमंत्री भी आप लोगों की गठबंधन वाली पार्टी जेएमएम से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसे में क्यों ये दूरी बन रही है? क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, स्मार्ट सिटी जो है एचएससी ने उसको दिया स्मार्ट सिटी, और एचएससी से रघुवर दास की सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए 700 एकड़ के आसपास में 650 एकड़ के आसपास में जमीन अलॉटमेंट किया। अब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये एक बड़ा योजना है स्मार्ट की, हर कितने शहरों में स्मार्ट नगर बसाने का, स्मार्ट सिटी बसाने का। मैं स्मार्ट नगर या स्मार्ट सिटी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोध कर रहा हूँ कि रघुवर दास के पीरियड में ये ज़मीन को कैसे दिया, स्मार्ट सिटी को किस बेस पे दिया, आधार क्या था स्मार्ट सिटी को ज़मीन ट्रांसफ़र करने का। इसीलिए आधार नहीं था कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, संसद ने कानून, यूपीए 2 ने कानून पास किया कि सरप्लस ज़मीन को आपको रैयत को वापस करना है, या जिस पर्पस से आपने ज़मीन एक्वायर किया है किसानों से, रैयतों से, अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको ज़मीन रैयत को वापस करना है। ये कानून कह रहा है। मैंने कहा, सांसद ने भी इसको बिल लाया, विधेयक लाया और विधेयक पास हुआ। इसके अगेंस्ट में आपको बीजेपी के लोगों ने, क्योंकि अडानी का बड़ा मामला आ जाता है, इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो केंद्र की सरकार उसको देना चाहती है ज़मीन, तो ये मामला फंस रहा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया इस मामले को, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप अगर यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने ज़मीन एक्वायर किया है और अगर आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते हैं तो उस ज़मीन को आपको रैयत को वापस करना पड़ेगा। ये कोई कंपनी, हर कंपनी के लिए यही चीज़ है। आप जिस कंपनी के लिए ज़मीन एक्वायर किए, अगर आप वहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़मीन वापस करना पड़ेगा, और 12 वर्षों के अंदर में आपको वहाँ पे ईंट का ढांचा खड़ा करके तैयार करके आपको देना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई अगर
आपके पास में सरप्लस जमीन है तो आप उस जमीन को आपको वापस करना होगा। आप उतने ही जमीन ले सकते हैं जितनी आपको आवश्यकता है। एचएससी का जब निर्माण हो रहा था तो एचएससी का निर्माण हो रहा था तो दो चीज़ के लिए ज़मीन दिया गया, एक फैक्ट्री के लिए दिया हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और एक है कि भाई आपको जो आवास वगैरह बनाना है, जो ऑफिसर्स रहेंगे, जो कर्मी रहेंगे, उनके लिए आपको एक भूखंड देना था। अब आप देखेंगे कि एचएससी के लिए आपको आवास के लिए जगह दिया गया। आज आवास का क्या स्थिति है, वहाँ कौन रह रहे हैं? आपने क्या कर दिया, उसको लीज में करा दिया। 99 साल का लीज करा दिया, 99 साल का लीज करा दिया, और वहाँ पे आज लोग किराया पे रह रहे हैं। पहला चीज़ है, आप लीज भी नहीं करा रहे, रेनुअल भी नहीं करवा रहे। दूसरा चीज़ है कि आपने जो फैक्ट्री के लिए लिया था, कारखाना के लिए लिया था, वहाँ भी आपने सरप्लस जमीन लिया। 1959 से 60, 61, 62, 63 के आसपास में कंप्लीट एक्वायर किया गया। वहाँ के गांव को उजाड़े गए, वहाँ के गांव को विस्थापित किया गया। इसलिए लोग मान गए उस टाइम में कि उनको नौकरियाँ मिलनी थी, एचएससी में नौकरी मिलनी थी। अब एचएससी का क्या स्थिति है? एचएससी अपना वर्कर को सैलरी नहीं दे पा रहा है, एचएससी बंद के कगार पे है, केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब जो है वो ज़मीन को बेच करके अपना तो गुजारा करना है। तो आप ज़मीन दलाल थोड़ी हैं, आपको ज़मीन दलाली करने के लिए यहाँ पे नहीं ना बैठाया गया था, आपको फैक्ट्री चलाने के लिए बैठाया। तो मेरा स्पष्ट कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, उसमें कहा गया है कि आपको ज़मीन को वापस करना है तो आप वापस करिए। और दूसरी चीज़ क्या है, ये ज़मीन जो है बिहार गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था। बिहार गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था, एक्वायर करने के बाद 1963 के बाद में भी आपको कम से कम 30 वर्षों तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 30 वर्षों तक, करीब 90-94 के आसपास में इन लोगों ने डीड बनाने का प्रयास किया, डीड ऑफ कन्वेंस करने का प्रयास किया। अब जो है 30 साल इसका मालिक कौन था? आपने तो रैयत को विस्थापित कर दिया, इसका मालिक कौन था 30 वर्षों तक? बिहार सरकार ने एक्वायर किया, तो बिहार सरकार ने भी उस टाइम कहा कि सरप्लस जमीन को वापस करिए। लेकिन दादा, वर्तमान समय में झारखंड सरकार स्मार्ट सिटी को लेकर सजग है। मुख्य सचिव ने भी निर्देश दे दिया है कि स्मार्ट सिटी का लगभग तैयारी कर ली जाए, निर्माण कर ली जाए। तो अब इस दिशा में क्या कुछ कार्य होगी, क्योंकि झारखंड सरकार तो स्मार्ट सिटी के लिए तैयार है। देखिए, सरकार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़े अफसर हो, छोटा कर्मी हो, मजदूर हो, किसान हो या व्यापारी हो, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। कानून से बड़ा कोई नहीं है। हमने सवाल किया था विधानसभा में एचएससी की ज़मीन और स्मार्ट सिटी को लेकर के, उसमें हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं दीपक बिरुआ जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि इसमें उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा और जांचों उपरांत इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आया है। तो जांच रिपोर्ट जब सदन ने मुझे आश्वासन दिया, सदन ने आश्वासन दिया, तो सदन से बड़ा कोई कर्मी नहीं होता है, कोई अधिकारी नहीं होते हैं। सदन ने अगर डिसीजन दिया है तो सदन का रिपोर्ट आने दीजिए, पहले रिपोर्ट आने दीजिए कि उच्च स्तरीय जांच जो कमेटी जो गठन होना है, हाँ, उसमें जो है कि कोई कंपनियों ने लिया है और वो पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा है तो जमीन रैयत को वापस किया जाए। ये यूपीए 2 का ये, मैं तो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। उसी के अगेंस्ट में जब बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगता है। आप क्या चाहते हैं कि सारे मतलब रैयतों को बेदखल कर दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जो इस प्रकार का काम कर रहा है वो मतलब गैरकानूनी है, वो इलीगल नहीं है, देश के किसानों के साथ में ये न्याय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर हमने लिया है और 12 वर्षों तक अगर उसमें कुछ नहीं हो रहा है तो जमीन का जो मुआवजा मिला है वो भी किसान के पास रहेगा, जमीन भी वापस किसान के पास आएगा। अब स्मार्ट सिटी के पास में कोई आधार नहीं है, किनके नाम से म्यूटेशन कराइएगा आप? जमीन तो बिहार सरकार की थी, बिहार सरकार ने एक्वायर किया था, एचएससी के नाम से रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। एचएससी देखिए, आज भी अगर एचएससी अगर चलाना चाहता है फैक्ट्री को तो एचएससी चलाए, लेकिन ये अब वो दे रहा है आपका किनको, आईएमएम को दे रहा है, वो दे रहा है गेल को दे रहा है, वो दे रहा है स्मार्ट सिटी को दे रहा है। तो वहाँ से रैयतों को क्या बेनिफिट है? यहाँ के जितने जो मूलवासी हैं उनको कितनी नौकरियां लग रही है ये बता देना सरकार। आप उनको स्थापित करिए,
स्थापित करें, राजेश कच्छप बोलना कम कर देगा। सरकार हमारी है, लेकिन सरकार के हमारे सरकार में ये योजना शुरू नहीं हुई थी, ये रघुवर दास की जी सरकार में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रघुवर दास जी ने जो योजना शुरू किया हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन इसमें जब जमीन ट्रांसफर किया गया तो बिना आधार के जमीन ट्रांसफर किया गया। मैं राजेश कच्छप हूँ, मैं अपने कुल का व्यक्ति हूँ, मैं जिस कुल से हूँ, मेरा प्रमाण क्या है, मेरा कागजात प्रमाण है। एचएससी को अगर ने जमीन अगर लिया है तो उसका प्रमाण क्या है, उसका कारखाना था, कारखाना तो अब चला नहीं रहे। तो स्मार्ट सिटी, अरे भाई आज देश में स्मार्ट सिटी को बनाइए, लेकिन वो कारखाना वो रैयतों का जमीन पे क्यों बना? आप एक्वायर करिए स्मार्ट सिटी के लिए नया जमीन, वो गलत है। और अगर एक आधार अगर बन जाएगा तो कई एक जगह पे सेल, गेल, टाटा, जमशेदपुर, मतलब आपका चाईबासा, सरायकेला, ये तमाम जगहों पे जितना है ना कि एक झटका में पूरा का पूरा जमीन का जो मसला है वो कॉरपोरेट को दे दिया जाएगा। तब कॉरपोरेट को दे दिया जाएगा तब तो फिर मसला ही नहीं बच रहा है ना, फिर कहाँ जाएंगे लोग, किससे उम्मीद करेंगे? तो हमारे देखिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली हैं, अधिकारियों ने इसको कहा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि म्यूटेशन का प्रक्रिया को ये लोग बढ़ा दिया था। लेकिन दादा, जैसा कि आपने कहा कि इससे पूर्व विधानसभा सत्र के दौरान भी आपने इस मुद्दे को लेकर अपनी बात को रखी थी। दीपक बिरोया जी ने कहा था कि कमेटी का गठन होगा। क्या हम मान सकते हैं कि झारखंड सरकार में मौजूद मंत्री, आप जैसे विधायक और उच्च अधिकारी के बीच समन्वय नहीं स्थापित हो रही है, जिस कारण इतना बड़ा एक मुद्दा उजागर हो रहा है हमारे बीच? नहीं, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे। देखिए क्षेत्र राज्य बड़ा है, मिनिस्टर को बहुत सारे काम होते हैं, हर क्षेत्र का चीज़ को नहीं देख पाएगा मिनिस्टर, हर एक चीज़ को नहीं देख। तो जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है वो मेरे क्षेत्र का है, तो मैं अपने क्षेत्र की समस्या को तो उजागर करूंगा ना। तो ये मेरे क्षेत्र का अब जब आ रहा है, आप लोगों के माध्यम से मीडिया वगैरह में आ रहा है, विधानसभा का ये जो कमेटी का बात, उच्च स्तरीय कमेटी गठन की बात थी, अब उसमें जो है कि नए सिरे से अब देखना होगा कि माननीय मंत्री उसमें क्या एक्शन ले रहे हैं। अब तो उनके संज्ञान में आ गया ना, बहुत सारे मामले आते हैं, बहुत सारे कुछ हल्के मामले होते हैं, कुछ गंभीर मामले होते हैं। ये मामला तो बड़ा गंभीर है, ये राज्य हित के लिए है, एक गलती पूरे राज्य को बर्बाद कर सकता है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को विरोध किया है। एक सवाल रहेगा कांग्रेस पार्टी को लेकर। आप लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम मंत्री एवं विधायकों के साथ 1-to-1 बात की। क्या कुछ इससे सामने निकल कर आया? और जो आपने नाराजगी व्यक्त की थी मंत्रियों के कामकाज को लेकर, क्या वो नाराजगी दूर हो पाई है? हम मान सकते हैं कि जो गैप था कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक में, वो अब पाट दी गई? देखिए, मैं आलाकमान का आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी का, और आदरणीय हमारे प्रभारी के राजू जी का त्वरित संज्ञान लेते हुए इस पर हम लोगों का एक मीटिंग हुआ। इसमें दो ही चीज़ है कि कार्यकर्ता से सरकार बनती है और विधायक से मंत्री बनते हैं। मेरा सवाल इतना ही है, मैं कोई मंत्री का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मंत्री का विरोध नहीं कर। 6 महीना का टाइम हुआ है, थोड़ा ठीक है, आप 6 महीना में भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझने उमझने में भी हो सकता है कि वक्त लग रहा होगा, वो दूसरी मामला है। लेकिन मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता से सरकार बनती है और विधायकों से, कार्यकर्ता से जीत के लोग आता है और विधायकों से सरकार बनती है। तो सरकार जब बना है तो विधायक और सरकार के जो डायरेक्ट जो हैं उनमें और कार्यकर्ता के बीच में, हर कार्यकर्ता को खुश नहीं किया, लेकिन तालमेल बनाने का प्रयास होना चाहिए। तो राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा, खड़गे जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई ये मसला को, ये भी लाइन उन्होंने कहा है कि मीडिया बेवजह मीडिया में तो हम तो बात नहीं करते हैं। मेरा कोई भी आज तक का बयान है कि मैं बेवजह बात नहीं कर, जब क्योंकि संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ तो थोड़ा सा मुझे संगठन को लेकर के चलने का मेरा शुरू से ही आदत है। मैं आज भी चुनाव लड़ता हूँ तो संगठन के बल पे लड़ता हूँ चुनाव, और संगठन को ही लेकर के चलता हूँ। उसमें 100% सब कार्यकर्ता को नहीं खुश किया जा सकता है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि भाई
आप 90% कार्यकर्ता को खुश कर नहीं कर पा रहे हैं, 75% कार्यकर्ता को खुश करके रखिए और उनकी सुनने का प्रयास करिए। तो आज वो बैठक निश्चित तौर से बहुत अहम बैठक था और इस बैठक के बाद विधायकों के बीच में भी एक नया एनर्जी आया है कि संगठन में, क्योंकि स्पष्ट कहा गया चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, संगठन के तमाम लोग सुना करिए। मेरे घर में अभी भी कम से कम लोगों का भीड़ रहता है, कार्यकर्ता होते हैं, सिर्फ मेरे क्षेत्र के नहीं होते हैं वो। कोई हटिया से आ रहा है, कोई आपका गुमला से आ रहा है, कोई हजारीबाग से आ रहा है, कोई धनबाद तक से आ रहा है। क्योंकि रांची में रहता हूँ तो मुझसे कार्यकर्ता डायरेक्ट मिलते हैं, तो डायरेक्ट मिलते हैं तो मुझे जानकारी होती है, तो जानकारी मिलती है तो उसको सामने लाने का प्रयास करता हूँ ताकि कार्यकर्ता में एक एनर्जी और उत्साह रहे, ताकि वो सरकार का जो योजना है, सरकार का जो हिस्सेदारी तक में अपनी सरकार की जो इच्छा है उसको धरातल पर उतार सके। अब जब कार्यकर्ता हमारे खुश रहेंगे तभी तो धरातल पर उतर पाएंगे ना। मामला ये चीज़ है, देखिए राजनीति एक गणित नहीं है, राजनीति सोच को पकड़ने का चीज़ है कि लोग क्या सोच रहे हैं और आपको उनके अनुरूप करने का। अब हमारे क्षेत्र में अगर एक चीज़ मैं बात करूँ, हमारे क्षेत्र में साउथ इंडियन त्योहारों को भी मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया के त्योहारों को भी मनाया जाता है, लेकिन मैं सब त्योहार का सम्मान करता हूँ। राजनीति भी वही चीज़ है, आपका सोच कुछ है लेकिन कार्यकर्ता की भावना का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। और आने वाला दिन में सब ठीक है, सरकार भी ठीक है, कांग्रेस भी ठीक है, जेएमएम भी ठीक है, आरजेडी भी ठीक है। थोड़ी मोड़ी चलती रहती है, जो रहेगा जनप्रतिनिधि हैं तो बात को तो निकालेंगे, अगर जहाँ पे तालमेल नहीं रहेगा वहाँ बात को तो रखेंगे, लेकिन मैंने प्लेटफॉर्म पे ही रखने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि तमाम हमारे माननीय मंत्रीगण सक्रिय रूप से अब भागीदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से राजेश झा ने तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो उनका कहना है जो बैठक बुलाई गई थी वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब तमाम मंत्री और विधायक एकजुट होकर नई दिशा में काम करेंगे। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट। इधर भारत और फ्रांस एक बड़े रक्षा सौदे की ओर बढ़ रहा है। 61,000 करोड़ की लागत से 120 किलो न्यूटन शक्ति वाला जेट इंजन विकसित किया जाएगा, जो AMCA और भविष्य के स्टेल्थ फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होगा। रक्षा मंत्रालय ने सभी तकनीकी जांच के बाद इस परियोजना को मंजूरी दी है। हेल और फ्रांसीसी कंपनियां मिलकर इसका निर्माण करेगी। इस समझौते भारत के लिए अत्याधुनिक इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला आइडियल एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।